टॉर्क क्या होता है? टॉर्क में क्या है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसके डेफिनेशन को देखेंगे क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। अगर हमें कहीं पे भी टॉर्क लगाना हो ना, ठीक है ना, तो ये हमारा जैसे मान लो कि कोई गेट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे, इधर देखो, ये गेट है, ठीक है। इस पूरे गेट पे हमने इसको या पुश किया या पुल किया, ठीक है, तो फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका हिंज है, ठीक है, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिख रहा है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और इस टॉर्क प्रोड्यूस होने के कारण ही ये पूरा का पूरा सिस्टम रेक्टेंगुलर गेट एक जगह फोर्स लगाने से ओपन और लॉक हो जाता है, ठीक है। तो टॉर्क क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स और डिस्टेंस का क्या है? प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है। कौन सा फोर्स? जैसे ये गेट है हमारा, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी कि पुश करें या पुल करें, जो सभी फोर्स हम लगाते हैं। तो गेट पे एक फोर्स लगा रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं? या तो इनसाइड कर रहे हैं या आउटसाइड कर रहे हैं, खोल लें, लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो यहां से लेके यहां तक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको बोला जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्स और एक्स डैश को एक्सिस ऑफ रोटेशन बोला जाएगा। और इस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स का बीच में कितना डिस्टेंस है? तो OB। तो टॉर्क इक्वल्स में फार्मूला बना फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टाउ इक्वल्स में F और इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या? OB। तो टाउ इक्वल्स में F इनटू में D। क्लियर है इतना? SI यूनिट क्या हो जाएगा? तो एक फार्मूला तुम्हारा बन गया, टाउ इक्वल्स में F इनटू में FD। SI यूनिट है न्यूटन मीटर, CGS यूनिट है डायन सेंटीमीटर, न्यूटन मीटर और CGS यूनिट है डायन सेंटीमीटर। डायमेंशन है ml² t-2। जब भी हम किसी नॉट को खोलते हैं, ठीक है ना, जब भी जो मैकेनिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर किसी इंजन में किसी नॉट को खोल रहे हैं, ठीक है, तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसमें, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। फोर्स प्रोड्यूस यहाँ पे हो रहा है और एक्सिस वर्क वहां पे हो रहा है। तो ये जो तुम्हारा लाइन है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा, ठीक है ना। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के टर्म्स में वो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये जो नट्स लगा हुआ है वो क्या होता है? खुल जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है? जैसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। रोटेशनल इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हम देखते हैं कि अगर मान लो कोई भी तराजू, जानते हो तुम लोग तराजू क्या होता है? जो बनिया रखता है तराजू, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक इधर लगा होता है और एक इधर लगा होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक ऊपर ऐसा डंडा लगा हुआ होता है। अगर मान लो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना, ये पार्ट अगर नीचे जा रहा होता है तो ये पार्ट ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक में क्लॉकवाइज मूवमेंट है, दूसरे में क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो जब भी कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है? इक्वल होता है। वही इसका स्टेटमेंट होता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का स्टेटमेंट होता है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में क्या लिखा है? व्हेन ए बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जब कोई बॉडी क्या है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट। मतलब किसी फिक्स पॉइंट पे जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। अगर ये डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो कोई ना कोई क्लॉकवाइज जा रहा होगा, ठीक है। F1 इक्वल्स में m1g, जिसको हम W1 m, W इक्वल्स में क्या होता है? mg। F1 इक्वल्स में m1g, जिसका मतलब क्या है? ये W1 है। F2 इक्वल्स में m2g, इसका मतलब क्या है? ये W2 है, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से, इस सेंटर पॉइंट से ये D1 डिस्टेंस इधर है और ये D2 डिस्टेंस उधर है। इतना क्लियर है? अब देखो, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स में क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो F1 इनटू में D1 इक्वल्स में F2 इनटू में D2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि W1 इनटू में D1 इक्वल्स में W2 इनटू में D2। तो लोड एक तरफ को हम क्या कहते हैं? लोड। अब जैसे मान लो जो लोड हमने दिया उस पे, जैसे हम तराजू में जब डालते हैं तो पहले हमें क्या होता है कि किसी न किसी वेट मेजर को डालना होता है। जब भी हम किसी बनिया के शॉप पे जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि 500 ग्राम, 100 किलोग्राम, ठीक है ना। ये हमें जो भी प्रोडक्ट चाहिए तो क्वांटिटी हमें बताना होता है, तो वो पहले क्या करता है? क्वांटिटी रखता है। हालांकि अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है, ठीक है ना, तो इस टाइम का यूज होता ही नहीं है।
लेकिन इसका यूज कहाँ, जैसे तराजू में पहले उसने क्या किया, 1 केजी का मास रखा और उसके इक्वल टू में जितना भी, जब तक रीडिंग इक्वल नहीं हो जाती है तब तक वो प्रोडक्ट हमें नहीं देता है, ना तो इधर होना चाहिए ना ऊपर होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर उसको घाटा भी लग सकता है और कभी कभी फायदा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक तरफ को हम लोड कहते हैं, जैसे ये हमारा अगर लोड है तो इस आर्म को हम लोड आर्म बोलेंगे, अगर ये हमारा एफर्ट है तो इस आर्म को हम क्या कहेंगे, एफर्ट आर्म। तो लोड इनटू में लोड आर्म्स इक्वल टू में एफर्ट इनटू में एफर्ट आर्म्स, ठीक है। और इसी को लीवर प्रिंसिपल भी बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, लीवर प्रिंसिपल बोला जाता है, ठीक है।